नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 11 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आए हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारे सेंटेंसेस की जो सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। किसी दूसरे एडिशन में किसी दूसरी बुक में ये सेंटेंस किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम के नाम, ये जो एग्ज़ाम हमने लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 11 जून 2019, इस एग्ज़ाम के नाम और इस डेट के हिसाब से भी इन सेंटेंसेस को, क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और टेलीग्राम चैनल आपको यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका इस वीडियो का पहला सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है? द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है विंड्स। चलिए बात कर लेते हैं। द शिप, देखिए एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। सेल यहाँ पर हमारी मेन वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिवली ये वर्ब यूज होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ भी नहीं है। आगे लिखा हुआ है स्मूथली, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैनर बताने के लिए, उस ढंग को बताने के लिए आया है कि किस मैनर से ये सेल किया। द शिप ने किस मैनर से, किस तरीके से सेल किया। तो स्मूथली एडवर्ब मैनर हो गया। उसके बाद ओइंग टू एक प्रीपोजिशन फ्रेज लगी हुई है जो कि पर्पस या रीजन को रिफर करने के लिए, कॉज, पर्पस तो मैं गलत बोल गया, कोज या रीजन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, तीनों कोज या रीजन को रिफर करने के लिए लगाई जाती है। मतलब ओइंग टू, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा जिस भी ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा वो ऑब्जेक्ट रीजन या कोज होता है इस मेन वर्ब वाली एक्टिविटी का। तो ओइंग टू हमने एक प्रीपोजिशन फ्रेज लगा दी। इसके बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है विंड्स। अब विंड्स है एक नाउन। नाउन से पहले या तो कोई डिटर्मिनर लगाया जा सकता है उसको डिटरमाइन करने के लिए, या फिर एडजेक्टिव लगाया जा सकता है उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 4 एडजेक्टिव दिए हैं। यहाँ पर कोई एक एडजेक्टिव इनमें से आना है। अब एडजेक्टिव आप इनमें से तभी लगा पाओगे जब आप इन चारों वर्ड्स के मीनिंग को जानते हो, समझते हो, और कौन सा वाला मीनिंग इस सिंटेक्स में, इस कंटेक्स्ट में, इस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सुटेबल होगा। ये जानने के लिए हम इन चारों वर्ड के मीनिंग को देख लेते हैं कि टर्बुलेंट का मतलब होता है मूविंग अनस्टेडली। मूविंग अनस्टेडली। अनस्टेडली का मतलब है नॉट इन स्टेडी मैनर। स्टेडी का मतलब स्थिर, इस तरह से एकदम हिलते डुलते नहीं, ठीक है, कॉन्स्टेंट मैनर। तो मूविंग अनस्टेडली का मतलब है नॉट, अनस्टेडली का मतलब क्या, नॉट इन स्टेडी मैनर। तो ये तो वैसे भी नहीं आना है। हालांकि एक वर्ड, एक मीनिंग और होता है टर्बुलेंट का, वो भी मैं आपको बता देता हूं, शायद किसी सेंटेंस में, किसी कंटेक्स्ट में काम आ जाए। टर्बुलेंट का एक मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग, टर्बुलेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब है इन्वॉल्विंग डिसऑर्डर, सडन चेंजेस और वॉयलेंस, ठीक है। दूसरा मीनिंग हो गया मूविंग अनस्टेडली या लैकिंग स्मूथ मूवमेंट। लैकिंग स्मूथ मूवमेंट। अगर आप देखेंगे सेंटेंस में तो यहाँ पर तो स्मूथली एडवर्ब मैनर लगाया गया है, तो विंड तो टर्बुलेंट हो नहीं सकती। अगर विंड टर्बुलेंट होती, अनस्टेडी होती, स्मूथनेस उसमें ना होती, तो ये शिप स्मूथली कैसे सेल कर जाता। तो ये तो वर्ड मीनिंगफुल यहाँ पर है ही नहीं। दूसरा मीनिंग, दूसरा वर्ड देख लेते हैं टेम्पेस्चुअस। देखिए टेम्पेस्ट से, टेम्पेस्ट हमारा रूट वर्ड है और टेम्पेस्ट से बना है टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्ट हमारा रूट वर्ड होता है यहाँ पर, और टेम्पेस्ट का मतलब होता है अ वॉयलेंट स्टॉर्म। अ वॉयलेंट स्टॉर्म, इसी से बना हमारा टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का मतलब हो गया वेरी स्टॉर्मी, ठीक है। ये एडजेक्टिव है टेम्पेस्चुअस और इसका मतलब हो गया वेरी स्टॉर्मी।
हालांकि इसका एक और मीनिंग हो जाता है, इस सेंटेंस में अगर यूज होता तो इसी मीनिंग में यूज होता है, लेकिन अगर हम इस टेम्पेस्चुअस को यूज करेंगे तो भी वो जो स्मूथली एट होम मैनर हमने लगा रखा है उसके मीनिंग के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्टॉर्मी अगर विंड होती तो भी सिर्फ स्मूथली सेल नहीं कर पाता। ये टेम्पेस्चुअस वर्ड भी इस ब्लैंक में नहीं आना है अपनी मीनिंग की वजह से, इस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट की वजह से। हालांकि एक मीनिंग और होता है टेम्पेस्चुअस का, और इस मीनिंग में ये मेटाफोरिकल सेंस में यूज हो जाता है, और यहाँ पर इसका मतलब होता है वॉयलेंटली इमोशनल। वॉयलेंटली इमोशनल, उन रिलेशनशिप्स को जो कि वॉयलेंटली इमोशनल हो या फुल ऑफ इमोशंस हो, उनको जो है आप टेम्पेस्चुअस कह सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, टेम्पेस्चुअस रिलेशनशिप या टेम्पेस्चुअस मैरिज, एक ऐसी मैरिज जो वॉयलेंटली इमोशनल हो। तो इस मीनिंग को आप, इस वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते। तीसरा वर्ड देख लेते हैं, फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है बीइंग इन फेवर, कुछ भी ऐसा जो फेवर में हो, आपके हित में हो, उसको आप कहते हैं फेवरेबल। फेवरेबल की ये जो स्पेलिंग है FAVOURABLE, ये यू के इंग्लिश में यूज की जाती है। एक और सब्स्टिट्यूट स्पेलिंग है फेवरेबल की जो USA इंग्लिश में यूज की जाती है, वो भी सही कंसीडर की जाती है। तो अगर ये वाली स्पेलिंग कहीं लिखी हुई आ जाए फेवरेबल, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसको हम UK में यूज करते हैं और इसको हम USA में फेवरेबल की इस स्पेलिंग को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाना था सही वर्ड फेवरेबल। एक चौथा वर्ड और है बोइस्टरस, इसका मीनिंग मैं बता देता हूं, लेकिन ये भी इस ब्लैंक में नहीं आएगा। फेवरेबल वो सही मीनिंग है, वो सही कंटेक्स्ट में सही मीनिंग को कन्वे करने के लिए, सेंटेंस के सही मीनिंग को कन्वे करने के लिए फेवरेबल जस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है। चौथा वर्ड है हमारा बॉइस्ट्रस, इसका मीनिंग मैं बता देता हूं आपको, कभी काम आएगा। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी, एनर्जेटिक एंड रफ। ये तीनों एट्रीब्यूट किसी भी एक्टिविटी में हो सकते हैं, किसी पर्सन में हो सकते हैं। उस एक्टिविटी को, उस थिंग को, उस पर्सन को हम बॉइस्टरस कह सकते हैं। चलिए, यह हो गया हमारा 107वां सेंटेंस। इसमें सही वर्ड, इस ऑप्शन में सही वर्ड हो जाना था फेवरेबल। शिप ने स्मूथली इसलिए सेल किया क्योंकि फेवरेबल विंड्स चल रही थी। विंड्स जो है स्मूथ मैनर में फेवरेबल चल रही थी, वो किसी भी तरह से फेवरेबल हो सकती है। ये हो गया 107। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, बाकी सब उस मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाएंगे जिस मीनिंग को हम सेंटेंस के द्वारा कन्वे करना चाहते हैं। 108वां सेंटेंस देख लेते हैं। एक आर्टिकल लगाया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन, इसके बीच में तो कोई एडजेक्टिव ही आ सकता है, आर्टिकल डिटर्मिनर पहले ही आ गया। अब ये जो नाउन फ्रेज है ये हो रही है हमारी सब्जेक्ट, इज इसके लिए लिंकिंग वर्ब हो गई, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। स्पीच एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए आर्टिकल आ लगाया गया है, इसलिए हमारे पास इज आ गया। सर्टेनली मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव एडजेक्टिव हो गया, मोर लग गया उसके लिए एडवर्ब, चूंकि आगे कंपेरिजन कर रहे हैं देन कंजंक्शन लगाकर। प्रीपोजिशन की तरह यहाँ पर देन यूज हुआ है, कंजंक्शन की नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वर्ब। ठीक है, और सर्टेनली एक और एडवर्ब लग गया, विच इज वर्बोज। अब ये जो विच इज वर्बोज है ये एक एडजेक्टिव क्लोज है इस वन के बारे में बताने के लिए। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, सब्जेक्ट भी है और कंजंक्शन भी है। इज इसके लिए लिंकिंग वर्ब हो गई। देखिए, वर्बोज का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग देन रिक्वायर्ड। जितने शब्दों की जरूरत हो उतने शब्दों से ज्यादा शब्द इस्तेमाल करना, जितने शब्दों की जरूरत है, जितने शब्द रिक्वायर्ड है, नीडेड है, उनसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके किसी चीज को अगर आप बता रहे हैं तो उसको वर्बोज स्पीच कहा जा सकता है, उसको वर्बोज इंफॉर्मेशन कहा जा सकता है। तो वर्बोज का मतलब हो गया यूजिंग मोर वर्ड्स देन required to express something। ठीक है, अब देखिए वर्बोज स्पीच का कंपैरिजन किसी ऐसी स्पीच से किया जा रहा है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। तो ज्यादा इफेक्टिव स्पीच
कौन सी हो सकती है जिसकी कंपैरिजन वर्बोज से की जा रही है? वर्बोज मतलब ऐसी स्पीच जिसमें बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। लैकोनिक, लैकोनिक का एग्जैक्ट मीनिंग होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग। यूजिंग बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, वर्बोज का जस्ट अपोजिट है लैकोनिक। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो लैकोनिक स्पीच होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है वर्बोज स्पीच से। लैकोनिक का मतलब हो गया यूजिंग very few words to express something, to express something। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो अगर आप बहुत ही कम शब्दों में उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं तो आप उसको कहेंगे लैकोनिक स्टेटमेंट या लैकोनिक इंफॉर्मेशन या लैकोनिक स्पीच। लैकोनिक के दूसरे सिनोनियम हो सकते हैं ब्रीफ या कॉन्साइज। ठीक है, ये हो गए इसके सिनोनियम। सलन का क्या मतलब होता है? देखिए, सलन और सरली ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में होते हैं। मैं दोनों का मीनिंग यहाँ पर समझा देता हूँ, आपके किसी सेंटेंस में कहीं किसी सिचुएशन में काम आएंगे। सलन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एंग्री एंड नॉट विलिंग टू स्माइल। कोई ऐसा पर्सन जो एंग्री हो और हंसने की उम्मीद, हंसना ना चाहता हो, नॉट विलिंग टू स्माइल हो या अनविलिंग टू स्माइल हो, उसको हम कह देते हैं सलन। सरली का भी लगभग ऐसा ही एक मीनिंग होता है और सरली भी एडजेक्टिव है। सरली का मतलब होता है इन बैड मूड। कोई पर्सन अगर बैड मूड में है तो हम उसको सरली कह सकते हैं। या कोई पर्सन अगर अनफ्रेंडली मूड में है, अनफ्रेंडली मूड में है या इम्पोलाइट, इम्पोलाइट वो बैठा हुआ है, इम्पोलाइट मूड में है, तो हम उसको सरली कह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में ही ये कन्वे किए जाते हैं। ये दोनों वर्ड भी यहाँ नहीं आने थे। फिर तीसरा वर्ड लिखा हुआ है लेंथी, तीसरे ऑप्शन पे लिखा हुआ है लेंथी। लेंथी और वर्बोस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वर्बोस की कंपैरिजन लेंथी से नहीं लैकोनिक से की जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन 108 का पहला ऑप्शन सही है। बाकी सब ऑप्शन उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सही नहीं है जिसके लिए हमने उस सेंटेंस को लिखा है। वी शुड नेवर, वी यहाँ पर हमारा प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। शुड यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई जो कि एक मोडाल लगा हुआ है। सजेशन देने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, या फिर उस राइट थिंग को बताने के लिए जो की जानी चाहिए, द राइट थिंग टू डू को रिफर करने के लिए भी शुड को यूज कर लेते हैं। नेवर लग गया एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब अब आएगी। देखिए, मेन वर्ब से पहले ही एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर आएगी कोई भी एक ऐसा वर्ड यहाँ पर आएगा जो कि मेन वर्ब के फंक्शन में हो सके। और मेन वर्ब भी ऐसी जो कि ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही लिखा हो सकता है उसका ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब भी हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन चारों में से जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी इसको तो ऐसे ही हटा देंगे, ट्रांजिटिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया रूल्स के बारे में बताने के लिए, और प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिला हमें एक वर्ब, तो वर्ब को हमने आईएनजी फॉर्म में ले जाकर उसको जीरेंड बना दिया, क्योंकि जीरेंड ही नाउन के फंक्शन में आ सकते हैं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। क्या है इन चार शब्दों का मीनिंग? अगर आप इस मीनिंग को जानते हैं, इन चार शब्दों की मीनिंग को अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तो किसी एक को लगाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताते हुए चलता हूं। ट्राइफल, ट्राइफल एक नाउन हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। ट्राइफल का मतलब है, ट्राइफल जब नाउन होता है तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसकी बहुत कम इंपॉर्टेंस हो। अ थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और लिटिल इंपॉर्टेंस। अ थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। कोई भी ऐसी चीज जिसकी लिटिल इंपॉर्टेंस हो, बहुत कम वैल्यू हो, उसको हम ट्राइफल कह देते हैं। या एन इनसिग्निफिकेंट थिंग, एन इनसिग्निफिकेंट थिंग, अनइम्पोर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। जब ये ट्राइफल वर्ब हो सकता है तो हम इसको इंट्रांजिटिवली यूज करते हैं। ट्राइफल जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है, अभी मैं मतलब बताऊंगा, स्ट्रक्चर में बताता हूँ। ट्राइफल जब वर्ब होता है तो हम उसको इंट्रांजिटिवली यूज करते हैं और विद प्रीपोजिशन लगाया जाता है, और विद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई भी, वो नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है थिंग के लिए। ट्राइफल विद समथिंग का मतलब होता है टू ट्रीट समवन और समथिंग विद लिटिल रिस्पेक्ट, विद लिटिल वैल्यू। किसी पर्सन या किसी थिंग को बहुत कम रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना ट्राइफल विद करना होता है।
टू ट्रीट someone or something with little value। तो क्या इस मीनिंग को हम यहां पर लगाना चाहते हैं? देखिए, ट्राइफल नाउन तो हमें चाहिए ही नहीं, वर्ब चाहिए हमें। तो ट्राइफल के वर्ब का अगर फंक्शन देखेंगे तो वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ विद प्रीपोजिशन आना चाहिए। इसका मतलब हम ट्राइफल को भी यहां नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ट्राइफल कहीं ट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में आ सकती तो शायद यहां पर हो जाता सही, एक सेंस निकल के आया था कि ड्राइविंग के रूल्स को जो है हमें लिटिल वैल्यू के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनको हायर वैल्यू देनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ट्राइफल इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके साथ विद प्रीपोजिशन लगना चाहिए, इस वजह से ट्राइफल नहीं आएगा। टेम्पर, देखिए टेम्पर जो वर्ड है वो भी एक नाउन हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। टेम्पर की अगर मैं बात करूं तो टेम्पर का मतलब होता है द टेंडेंसी टू बिकम एंग्री क्विकली। बहुत जल्दी गुस्सा होने की जो टेंडेंसी होती है उसी को टेम्पर कहते हैं। या यू लिख दूं मैं इसको, इसका मीनिंग यू भी लिखा जा सकता है, अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड इन टर्म्स ऑफ एंगर। एंगर से रिलेट करके, एंगर के टर्म्स में जो किसी पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड है उसको हम टेम्पर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा गुड टेम्पर लिखा आता है, जिनके पास अच्छी टेंडेंसी होती है कि वो एकदम से गुस्सा ना हो, उनको गुड टेम्पर बोला जाता है। ठीक है, बैड टेम्पर भी बोला जा सकता है। बैड टेम्पर एक ऐसा टेम्पर, एक ऐसी टेंडेंसी जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा। शॉर्ट टेम्पर आपने सुना होगा, शॉर्ट टेम्पर भी यूज कर लेते हैं वर्ड को। तो ये सारे के सारे वर्ड, इन सारी की सारी जो फ्रेज मैंने लिखी है, टेम्पर को नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। टेम्पर को जब वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, किसी को लेस स्ट्रॉन्ग कर देना। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसके इफेक्ट को या उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देना, तो हमने उसको टेम्पर कर दिया। तो इस मीनिंग में ये वर्ब होती है और यहां पर इस मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड हमें नहीं चाहिए। तो टेम्पर जो है वर्ड यहां पर सुटेबल नहीं है। रैकन की अगर मैं बात करूं तो रैकन इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, होती है वर्ब भी है। रैकन, रैकन का मतलब हो जाता है टू थिंक और बिलीव, इस मीनिंग में ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक और मीनिंग इसका मतलब हो जाता है टू कंसीडर, सिमिलर मीनिंग है ये, टू कंसीडर और हैव द ओपिनियन, इस मीनिंग में ये ट्रांजिटिव होती है। दोनों सिमिलर मीनिंग है, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है, लेकिन इस फंक्शन में इंट्रांजिटिव है, यहाँ पर ट्रांजिटिव है। एक मीनिंग और रेकन का हो जाता है और वह है टू कैलकुलेट एन अमाउंट। आपसे अगर किसी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या कर रहे हैं, रेकन कर रहे हैं। इस मीनिंग में भी ये ट्रांजिटिव होती है। तो इन तीनों मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ड है रेकन, और इस मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो रेकन जो है यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा टेम्पर। इसको बोला जाता है टेम्पर, इसको बोला जाता है टेम्पर। टेम्पर का क्या मीनिंग होता है? ठीक है, टेम्पर का मतलब होता है किसी, टेम्पर का मतलब हो सकता है या होता है बिना किसी परमिशन के चीजों को इस तरह से छूना कि उनमें आप कोई ऐसा चेंज ले आए जो कि हार्मफुल हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर की लेबोरेटरी में गए, वहां पर कुछ सैंपल्स रखे हुए थे, आपने उनको टच कर दिया, आपको परमिशन नहीं थी टच करने की, बिना किसी परमिशन के आपने टच कर दिया और उनमें कुछ ऐसे चेंजेस ले आए जो कि हार्मफुल हो, तो आपने क्या कर लिया, टेम्पर कर दिया उनको। ठीक है, टेम्पर का मतलब हो गया टू इंटरफेयर, इंटरफेयर ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है। टेम्पर का मतलब हो गया टू इंटरफेयर विद समथिंग विदाउट परमिशन मेकिंग हार्मफुल चेंजेस। ठीक है, किसी चीज को बिना परमिशन के इस तरह से छूना
कि आप उसमें किसी हार्मफुल चेंज को ले आए, इसको कहते हैं टेम्पर। अब आपके कंटेक्स्ट में टेम्पर का क्या मीनिंग हो जाएगा? आपके कंटेक्स्ट में जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है, अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि टेम्पर वर्ड एप्रोप्रिएट है, जस्ट है, तो टेम्पर का मतलब क्या हो जाएगा? टेम्पर का मीनिंग आपके इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में हो जाएगा टू इंटरफेयर विद द रूल्स अनलॉफुली, कि जो ड्राइविंग के रूल्स हैं उनको उनके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अनलॉफुल वे में। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें यहाँ पर टेम्पर वर्ब को लगाना पड़ेगा। 109 का 4 हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा सुटेबल मीनिंग को कन्वे नहीं कर रही है टेम्पर वर्ड यहाँ पर। टेम्पर वर्ब यहाँ पर बहुत एक्यूरेट मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है। जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमने इस सेंटेंस को लिखा है, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए टेम्पर बहुत सुटेबल, बेस्ट पॉसिबल वर्ड नहीं है। कोई और पॉसिबल वर्ब भी यहाँ आ सकता था, लेकिन इन 4 ऑप्शन में हमारे पास यही सही है। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये हो गया 109। 110 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखिए स्टूडेंट मुझसे अक्सर कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं, सर वोकैबुलरी भी कराइए। सर ये वोकैबुलरी ही चल रही है मैडम, ये वोकैबुलरी ही चल रही है। वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ शब्दों का रट्टा मार लेना नहीं होता, उन शब्दों को किस स्ट्रक्चर में, किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, ये जानना भी वोकैबुलरी के अंदर ही आता है। और फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट रखकर आपकी इसी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। तो आप जरा इस चीज को अच्छे से समझ लें। द एक्सीडेंट विक्टिम, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया है, टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दी है सेंटेंस की। क्या लिखा है? द एक्सीडेंट विक्टिम। विक्टिम यहाँ पर नाउन हो गया। किस विक्टिम की बात कर रहे हैं, उसको उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर नाउन मॉडिफायर आएगा, जिसको मैं एडजेक्टिव कहूंगा। ये आर्टिकल हो गया। अब ये हो गई यहाँ पर नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। यहाँ पर आनी चाहिए अब आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी ऐसी जो इंट्रांजिटिव नेचर की हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके बाद लिखा हुआ नहीं है। देखो कहीं ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा। और इंट्रांजिटिव वर्ब भी ऐसी जिसके बाद प्रीपोजिशन टू आता हो। एक ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ आनी है जिसके बाद प्रीपोजिशन टू आता हो, और इस प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट हो गया हिज इंजरीज। इंजरीज नाउन हो गया, हिज हो गया डिटर्मिनर, मतलब जो हमारा विक्टिम है वो कोई मेल पर्सन है, इसलिए हमने हिज यूज किया। बिफोर हमने लगाया कंजंक्शन के रूप में, टाइम कंजंक्शन होता है, टाइम को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये वाला एक्शन इससे पहले हुआ। बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। ही यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया उस पर्सन विक्टिम के लिए। कुड यहाँ पर पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, कैपेबिलिटी को बताने के लिए हमने मोडाल लगा दिया। बी टेकन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर में यूज हो रही है। टू प्रीपोजिशन लगाकर हमने उस डेस्टिनेशन को, उस लास्ट पॉइंट को रिफर कर दिया कि वो अगर ले जाया जाता तो कहाँ ले जाया जाता। टू प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर आनी चाहिए, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर लगाई जानी चाहिए, उनको जानने के लिए इन चारों शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए सरेंडर इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, ट्रांजिटिव भी हो जाती है। 2 मीनिंग सरेंडर के निकल के आते हैं। सरेंडर का मतलब होता है, सरेंडर का मतलब होता है टू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट या एडमिट डिफीट। एडमिट डिफीट, फाइटिंग स्टॉप करके डिफीट को एडमिट कर लेना, इसका मतलब सरेंडर। इस मीनिंग में ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। आपने देखा होगा कई बार गैंगस्टर जो है फाइटिंग स्टॉप कर देते हैं और खुद को सबमिट कर देते हैं पुलिस के सामने और अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं। इस मीनिंग में वो इंट्रांजिटिवली यूज होती है। ट्रांजिटिव जब हो सकती है सरेंडर, तो उसका मतलब होता है टू गिव समथिंग दैट इज योर्स टू समवन। जो तुम्हारा है वो किसी और को दे देना, बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड। जो आपका है वो किसी और को दे देना, क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हें फोर्स किया गया है। इसका मतलब तुमने क्या किया, जो तुम्हारा था वो तुमने सरेंडर कर दिया किसी और को। तो सरेंडर किया गया है यहाँ पर थिंग्स को।
थिंग्स को या किसी पर्सन को सरेंडर किया गया है, किसी और को दे दिया गया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सरेंडर को इस मीनिंग में, इसलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ पर सरेंडर को लगाया जाना था? क्या एक्सीडेंट विक्टिम ने इंजरीज के सामने सरेंडर कर दिया? नहीं, इस मीनिंग को कन्वे नहीं करना है। सरेंडर यहाँ पर सही वर्ड नहीं है। सबमिटेड की बात कर लेते हैं। सबमिटेड, देखिए जब कोई पर्सन सरेंडर करता है तो किसी इंजरी के सामने नहीं करता, वो किसी अथॉरिटी के सामने करता है। पुलिस के सामने कर देगा या जो भी वहाँ पर लॉफुल अथॉरिटी होती है उसके सामने वो सरेंडर करता है। तो यहाँ पर सरेंडर के बाद टू प्रीपोजिशन तो सही था, सिंटैक्टिकली तो सही था, लेकिन मीनिंगफुली सिमेंटिकली सही नहीं हो रहा था। सरेंडर टू पुलिस या सरेंडर बिफोर पुलिस, इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। तो ये वर्ड तो होना नहीं है। सबमिटेड का देख लेते हैं। देखिए सबमिट का मतलब एक तो आप जानते हैं, किसी फाइल को, किसी एप्लीकेशन को, किसी रिपोर्ट को, किसी डॉक्यूमेंट को किसी पर्सन या किसी अथॉरिटी को भेज देना ताकि वो उस पर कोई डिसीजन ले सके। हम सब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं। कॉलेज में, स्कूल में जब हम दाखिला लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम वहाँ पर कई तरह के फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं प्रिंसिपल्स के सामने, वाइस चांसलर के सामने। वो क्या करते हैं? सबमिट करते हैं। सबमिट इस मीनिंग में ट्रांजिटिव होती है। क्या बोला मैंने? टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू अ पर्सन और अथॉरिटी so that they can take decision on it। किस टाइप का डिसीजन? कि इसको अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है या इसके हिसाब से काम करना है या नहीं करना है, इस तरह का डिसीजन वो ले सकें। इसके अलावा एक मीनिंग और आ जाता है सबमिट का, और इस मीनिंग में इंट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है और ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है। और ये मीनिंग है टू अलाउ समवन और सम अथॉरिटी टू हैव फोर्स ऑन यू। किसी पर्सन को या किसी अथॉरिटी को ये अलाउ कर देना कि वो तुम पर फोर्स कर सके, तुम पर प्रभाव रख सके, अपना तुम्हें अपने अंडर में ले सके, यील्ड कर जाना। ठीक है? या टू एक्सेप्ट द सुपीरियर पावर ऑन योर सेल्फ। किसी सुपीरियर पावर को, अपने से ज्यादा सुपीरियर पावर को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ चलो ठीक है, कंट्रोल कर लो हमें। हम में से कई लोग, बहुत सारे लोग जो है सबमिट कर जाते हैं, एक सुपीरियर पावर के सामने झुक जाते हैं। ठीक है? तो इसी मीनिंग को जो मैं यहाँ पर कन्वे करना चाहता हूँ सबमिट वर्ड से। सबमिट वर्ब का मतलब है टू अलाउ समवन और सम अथॉरिटी, और एन अथॉरिटी लिख देता हूं, अथॉरिटी टू हैव पावर और इन्फ्लुएंस ऑन यू। अब इस मीनिंग में सबमिट दो तरीके से यूज होती है। सबमिट, फिर टू प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्ट जो कि कोई अथॉरिटी या कोई पर्सन हो सकता है। या फिर सबमिट को आप ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। सबमिट, फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके साथ आ जाता है, सबमिट योरसेल्फ टू प्रीपोजिशन, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वो पर्सन या वो अथॉरिटी हो सकती है जिसके सामने आपने सबमिट किया, जिसकी पावर को, जिसके इन्फ्लुएंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ रखो हम पे इन्फ्लुएंस, दबाओ हमें। ये होता है सबमिट का मीनिंग। तो क्या इस तरह से विक्टिम ने कुछ किया इंजरीज के साथ? क्या वो कोई पावर है? क्या वो कोई अथॉरिटी है? क्या वो कोई फोर्स है? नहीं। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी सबमिट को यहाँ पर नहीं लगाया जाना है। सुकुम, देखिए सुकुम सही वर्ड है इस सेंटेंस में, इस ब्लैंक में लगाए जाने के लिए। मैं सुकुम का मीनिंग आपको बताता हूँ, SUCCUMB। एक मीनिंग तो इसका यही हो जाता है टू लूज द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब निश्चय। टू लूज द डिटर्मिनेशन टू अपोज समथिंग एंड एक्सेप्ट डिफीट। किसी इफेक्ट को, किसी चेंज को, किसी सिचुएशन को, किसी फोर्स को
अपोज करने की जो आपकी डिटर्मिनेशन होती है, जो निश्चय होता है, उस डिटर्मिनेशन को, उस निश्चय को लूज कर देना, उसको छोड़ देना और डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, इस मीनिंग को कन्वे करती है सुकुम। और सुकुम के साथ आप ट्रांजिटिव वर्ब, इसको इंट्रांजिटिवली यूज करते हैं और इसके साथ आप टू प्रीपोजिशन लगाकर चलते हैं, सुकुम टू। एक मीनिंग तो यही हो गया। दूसरा मीनिंग इसका संभव है, सुकुम का मतलब है टू डाई और सफर फ्रॉम एन इलनेस। इस मीनिंग में भी हम इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, SUCCUMB, सुकुम टू प्रीपोजिशन लगाकर चलते हैं। तो इस दूसरे मीनिंग को कन्वे करते हुए सुकुम वर्ब इस ब्लैंक में आ सकती है, बिल्कुल सही कंटेक्स्ट में सही मीनिंग को रिफर करने के लिए। यहाँ पर आ जाएगा SUCCUMB, succumbed to his injuries before he could be taken to the hospital। मतलब सुकुम टू का मतलब डाई कर गया, वो इंजरी की वजह से जो है वो डाई कर गया इससे पहले कि हॉस्पिटल ले जाते उसे। 110 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपको पता ही है, सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को पे कर देना ताकि आप उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को परचेस कर सकें। ठीक है, आपसे कई यूट्यूबर कहते होंगे सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू आवर सर्विस। ठीक है, तो सब्सक्राइब के साथ भी टू प्रीपोजिशन आता है, लेकिन यहाँ पर इंजरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा कुछ कोई, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पर 110 का तीसरा ऑप्शन सही था। 111 पर बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है, आई सेट ब्लैंक माई लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में, सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो आना नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए चारों ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, ब्लेसिंग, कर्सिंग, इन्वोकिंग, टोरमेंटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। अब जो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर कोई सी भी इनमें से एक आएगी, वो इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो जीरंड तो इसको कंसीडर कर ही नहीं सकेंगे। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती तब हम ये कह देते कि यहाँ पर आने वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट हो सकती है। ऑब्जेक्ट हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब नाउन, उसका मतलब वो जीरंड। लेकिन ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब लगी है, इट मींस यहाँ पर तो जीरंड होना नहीं है। फिर ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, ये कंसीडर की जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए, आई के लिए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। और जो भी यहाँ पर वर्ब आएगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर आएगा, वो ट्रांजिटिव नेचर का होगा, तभी उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है माई लाइफ। लाइफ नाउन हो गया, माई हो गया डिटर्मिनर। एज लगाया गया है एक रीजन को रिफर करने के लिए, एज कंजंक्शन की तरह जब इस्तेमाल होता है तो एक रीजन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ, मैं जो ये बैठा हुआ हूँ, मैं जो एक्शन कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है। ठीक है, रीजन, ये क्लोज हो गई, एक ऐसी क्लोज जो कि एक रीजन को रिफर कर रही है मेन क्लोज वाली एक्टिविटी के। नथिंग यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। सीम्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि लिंकिंग वर्ब होती है। और इसके बाद टू V1 आ गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें बी में वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो पाया कि ये खुद एक लिंकिंग नेचर की वर्ब है। और बी वर्किंग फॉर मी, इसके बाद नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी। ठीक है, इसके बाद लगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसको भी अगर देखो 2V1, अगर इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर कर रहे हैं तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए हो गया, नथिंग के लिए, नथिंग प्रोनाउन के लिए। और 4 लग गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। अब यहां पर कौन सी वाली वर्ब आनी है जो इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें सबसे सही लगे, सुटेबल हो। आई सेट माई लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। ये जो रीजन दिया है, रीजन हमारी हेल्प करेगा इन चारों वर्ड में से किसी एक वर्ड को चुनने में। ब्लेसिंग का क्या मतलब होता है, ब्लेस एक वर्ब है और ब्लेस का मतलब होता है गॉड से प्रे करना कि इसकी हेल्प करें, प्रोटेक्ट करें। ब्लेस आपने सुना होगा, गॉड ब्लेस यू, मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है। तो हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर, गॉड से प्रे कर रहे होते हैं।
ब्लेस का मतलब हो जाता है, ब्लेस जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू आस्क गॉड, टू आस्क गॉड टू केयर फॉर और प्रोटेक्ट समवन और समथिंग, समवन और समथिंग। गॉड से ये कहना, आस्क का मतलब यहां पर कहना या डिमांड करना, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट करना। गॉड से ये रिक्वेस्ट करना है कि इस पर्सन की, इस थिंग की केयर करो, इसको प्रोटेक्ट करो। एक मीनिंग तो यही हो गया। तो क्या हम यहाँ पर अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड से कह रहे हैं? अगर ऐसा होता तो रीजन जरा देख लो। रीजन क्या है? नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर लाइफ। रीजन जो रिफर कर रहा है वो ये रिफर कर रहा है कि हम ब्लेस नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है तो हम ऐसी लाइफ को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो ये जो रीजन है ये उस इंफॉर्मेशन का रीजन नहीं हो सकता, इसलिए ब्लेसिंग भी यहाँ पर सही वर्ड नहीं है, हटा दो। कर्सिंग, देखिए कर्सिंग वर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। कर्सिंग जो वर्ड होता है वो ब्लेसिंग का ऑलमोस्ट अपोजिट कंसीडर किया जा सकता है। कर्स का मतलब होता है, कर्स नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। जब ये कर्स नाउन होता है तो इसका मतलब होता है वो मैजिक वर्ड्स जो बोले जाते हो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का बैड लक लाने के लिए। कर्स का मतलब हो गया मैजिक वर्ड्स। आपने पुराने टीवी सीरियल्स देखे होंगे या अभी भी आते होंगे, उसमें जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, साधु संत होते थे, वो क्या करते थे? श्राप दे देते थे। उस श्राप को ही कर्स बोला जाता है। वो मैजिक वर्ड्स जो इस इंटेंशन के साथ बोले गए हों कि किसी का बैड लक शुरू हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए। मैजिक वर्ड्स इंटेंडेड to bring bad luck और harms। ये एक मीनिंग हो गया इसका। एक और मीनिंग हो जाएगा नाउन का, वो इम्पोलाइट और ऑफेंसिव वर्ड्स, ऑफेंसिव वो इम्पोलाइट और ऑफेंसिव वर्ड्स जो एक्सप्रेस किए हुए हों जब कोई एंग्री हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। जब कोई पर्सन एंग्री होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो जो इम्पोलाइट और ऑफेंसिव वर्ड्स बोलता है उसको भी कर्स कह सकते हैं। इम्पोलाइट और ऑफेंसिव वर्ड्स स्पोकन बाय समवन व्हेन ही और शी इज एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ही मीनिंग में कर्स क्या है? नाउन है। इन्हीं दोनों सेम मीनिंग में जो कर्स वर्ड है वो वर्ब भी हो सकता है। कर्स को हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब के फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों मीनिंग को कन्वे करने के लिए। कर्स जब वर्ब होगा तो उसका मतलब होगा टू एक्सप्रेस मैजिक वर्ड्स दैट आर इंटेंडेड टू ब्रिंग बैड लक और हार्म्स। जब इस मीनिंग को यूज करेंगे तो और कर्स वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू एक्सप्रेस इम्पोलाइट और ऑफेंसिव वर्ड्स व्हेन समवन इज एंग्री। तो यहां पर इसी वर्ड को जो है इस्तेमाल करना है आपने। कर्सिंग के दूसरे वाले मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर लगाना है कर्सिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। मतलब क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि माई लाइफ को कर्स किया जा रहा है, कि वो जो पर्सन है आई, वो अपनी लाइफ को कर्स कर रहा है, अनशंट बोल रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इन्वोक का मतलब मैं बता दूं, टोर्मेंट का मतलब मैं बता देता हूं, आपके जो है काम आएंगे। वोकैबुलरी का सेशन ही ये चल रहा है तो किसी वर्ड को हम छोड़ेंगे नहीं। इन्वोक बहुत अच्छी वर्ब है, कई तरीके से ये इस्तेमाल हो जाती है। 3 मुख्य मीनिंग में इसके बताऊंगा जहां पर ये 99% केसेस में, सिचुएशंस में यूज की जाती है। इन्वोक का पहला मीनिंग तो ये हो गया कि टू रिफर टू समथिंग, टू रिफर टू समथिंग और समवन इन सपोर्ट ऑफ योर आइडियाज। आपने किसी से कोई बात कही, आपने किसी को कोई स्टेटमेंट कहा, कोई इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन के, उस आइडिया जो कि आपने अभी अभी किसी से कहा है, उसके सपोर्ट में आपने किसी और को रिफर कर दिया। सपोर्ट
अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडिया को सपोर्ट देने का मतलब है उसको वैलिड बताने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, गांधी जी ने भी तो ऐसा कहा था, और हिस्ट्री में उस सन में, उस साल में, उस राजा ने भी तो ऐसा किया था। तो ये होता है इन्वोक करना, टू रिफर टू समथिंग और समवन इन सपोर्ट ऑफ योर आइडियाज। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, सी इन्वोक्ड द हिस्ट्री टू प्रूव हर पॉइंट। ठीक है, हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ होगा, उसने हिस्ट्री को इन्वोक कर दिया अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, एक पहला मीनिंग हो गया। दूसरे मीनिंग में इन्वोक लीगल टर्म्स में यूज होता है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपको इन्वोक इस फंक्शन में, इस मीनिंग में लिखा हुआ मिल जाता होगा। यहां पर है टू मेक यूज ऑफ अ लॉ और राइट। कोई लॉ है, कोई राइट है, उसका अपने स्टेटमेंट में, अपने लिए उसका इस्तेमाल कर लेना, उस लॉ का, उस राइट का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, द लॉयर इन्वोक्ड द फर्स्ट अमेंडमेंट। द फर्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब है सुधार, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार की बात हो रही है यहाँ पर। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या आप जानते हैं क्या था? भारत के संविधान में जो पहला सुधार किया गया वो क्या था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट था उसको लिमिटेड कर दिया गया। लिमिटेड करने से मतलब है उसके दायरे को लिमिट कर दिया गया। प्रोविजनल कंडीशंस लगा दी गई। ऐसी कंडीशंस लगाकर ये कहा गया कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये राइट आपका छीना जा सकता है अगर आप इन स्पेसिफिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं तो। ठीक है। दूसरा था जमींदारी अबोलिशन लॉ। जो जमींदारी अबोलिशन की बात थी उसको फर्दर क्लैरिफाई कर दिया गया, फर्दर सर्टिफाई कर दिया गया। फिर एक और था, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट था, तो राइट टू इक्वालिटी को फर्दर क्लैरिफाई किया गया कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी वीकर सेक्शंस के लिए कोई स्पेशल कंडीशन या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं बना सकते। अगर आप राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। आप किसी स्पेशल वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट भारत में दे सकते हैं। ये तीन मुख्य चीजें जो है फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाई गई थी। तो द लॉयर इन्वोक्ड द फर्स्ट अमेंडमेंट इन हर डिफेंस आर्ग्यूमेंट। इन हर डिफेंस आर्ग्यूमेंट। मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूं तो इतनी चीजें जो है ध्यान रहती हैं। ये इसका दूसरा मीनिंग हो गया। तीसरे मीनिंग में आप इन्वोक, ये तीनों मीनिंग में बहुत अच्छे, बहुत सही यूजेस बता रहा हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी लिख कर बता रहा हूँ। इन्वोक वर्ब बहुत अच्छी वर्ब है और ये कई बार मैंने इस्तेमाल होती हुई देखी है न्यूज़पेपर में। रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेटमेंट में यूज होती है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के इस तरह के वर्ड के बहुत चांसेस होते हैं। तीसरा होता है टू आस्क फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम समवन और समथिंग। ठीक है, किसी हेल्प के लिए कहना, किसी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना है, किसी पर्सन से या किसी चीज से प्रोटेक्शन के लिए किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी इन्वोक वर्ब आ सकती है। जैसे मैंने लिखा द विलेजर इन्वोक्ड इंदिरा। इंदिरा जो है हिंदू गॉड है, हिंदू देव है। द विलेजर इन्वोक्ड इंदिरा द रेन गॉड। इनको रेन गॉड कंसीडर किया जाता है कि बारिश वारिश जो होती है यही कर पाते, अपनी इन्हीं की कृपा होती है, यही करवाते हैं बारिश, वर्षा जो है इन्हीं की कृपा से होती है। द विलेजर इन्वोक्ड इंदिरा द रेन गॉड। द रेन गॉड को मैंने कोमा में एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह लिखा, टू प्रिवेंट ड्रॉट, या टू एंड लिख देता हूं, टू एंड ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब सूखा।
द विलेजर इन्वोक्ड इंद्रा द रेन गॉड टू एंड ड्रॉट। तो इस मीनिंग में भी आप इन्वोक वर्ब को इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर एक फोर्थ वर्ड आपका टोरमेंट। टोरमेंट का मतलब होता है ग्रेट मेंटल और फिजिकल सफरिंग। टोरमेंट, टोरमेंट का, अरे यार, टोरमेंट एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है ग्रेट फिजिकल और मेंटल सफरिंग। ठीक है, इसी मीनिंग में ये वर्ब हो जाता है। वर्ब होगा तो इसका मतलब क्या होगा? टू कॉज अ पर्सन और एनिमल टू सफर और वरी। ठीक है, टोरमेंटिंग भी यहाँ पर नहीं आना था। इस मीनिंग में हम जो है अपनी लाइफ को टोरमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई हम उसको सफ़र करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सफ़र नहीं कर रहे हैं, उसको सफरिंग कोज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाना था कर्सिंग। इन्वोकिंग भी नहीं, टोरमेंटिंग भी नहीं। 112 पर चल लेते हैं। ये हो गया 112, आपके सामने आ गया। ऑप्शन आप लगाने की कोशिश करें। द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट इजली नेविगेबल एंड द एयर इज, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, एंड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और जो कि एडजेक्टिव के फंक्शन में होता है। पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। द रोड सब्जेक्ट हो गया, एट प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लग गया एट 15 फीट, और ये आ गया इस रोड्स के बारे में बताने के लिए। तो ये हो गई हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। और आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई क्योंकि रोड हमारा प्लूरल था। नॉट इजली नेविगेबल, नेविगेट का मतलब आपको पता है, नेविगेट से बना है नेविगेबल, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और इजली लग गया उस नेविगेबल के लिए एडवर्ब, नोट एडवर्ब लग गया उसको निगेट करने के लिए। एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन के द्वारा दो क्लोजेस को जोड़ा जा रहा है। द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट इजली नेविगेबल। नेविगेशन का मतलब होता है टू फाइंड द रूट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्ट सेंस का, अपने डायरेक्शन सेंस का इस्तेमाल करके अपने लिए रूट या रास्ता फाइंड कर लेना और कहीं उस रास्ते पर चलना, उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट इजली नेविगेबल एंड द एयर, कंजंक्शन के बाद क्लोज स्टार्ट हुई, द एयर उसका सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब आ गई, द एयर सब्जेक्ट था। तो अब यहाँ पर भी कोई एडजेक्टिव ही आना है क्योंकि यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव लगा है, फ्रीजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है, और ऑप्शन में 4 आपको दिए हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर कोई पास्ट पार्टिसिपल आना है। क्या होगा? एलिवेटेड। एलिवेट का क्या मतलब होता है? देखिए, एलिवेट से बना है एलिवेटर। एलिवेट का मतलब होता है टू रेज समथिंग, टू लिफ्ट समथिंग, और एलिवेट से बना है एलिवेटर। एलिवेटर क्या करता है? आप किसी मॉल वगैरह में गए हो तो एलिवेटर आपको लिफ्ट करता है, आपको रेज करता है, नीचे के फ्लोर से उठा के ऊपर ले आता है। ठीक है, तो एलिवेटेड, क्या एयर को एलिवेट किया गया है? नहीं, वो तो हमने शुरू में बता दिया कि हम 15,000 फीट पर हैं, तो एलिवेटेड का तो सेंस यहाँ पर है ही नहीं। रेयरफाइड यहाँ पर होना था। रेयरफीड का मतलब होता है विद लिटिल ऑक्सीजन। रेयरफीड का मतलब होता है विद लिटिल ऑक्सीजन, कि यहाँ पर जो 15,000 फीट पर रोड जो नेविगेबल है, उसके साथ साथ हम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वहाँ पर 15,000 फीट की रोड पर, 15,000 फीट मतलब ये ओशियन जो सी होता है, जो समुद्री लेवल होता है, उससे नापी जाती हैं। तो समुद्र का जो लेवल होता है उससे नापी जाती हैं। ठीक है, तो समुद्र का लेवल अगर यहाँ है, ये हमारा सी है, ये हमारा समुद्र है, तो इससे 15,000 फीट ऊपर की बात की जा रही है। 15,000 फीट ऊपर की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर जो रोड्स हैं वो इजीली नेविगेबल नहीं है, और इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड लिखकर ये दी जा रही है कि जो एयर है वो लिटिल ऑक्सीजन के साथ है, विद लिटिल ऑक्सीजन, यानी कि रेयर फीड है। एंड फ्रीजिंग, ठंडा भी बहुत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही वर्ड आ जाना था। एक्सोल्ट का एक मतलब होता है, एक्सोल्ट का मतलब होता है टू रेज समवन टू ए हायर पोजीशन और हायर रैंक। किसी पर्सन को किसी हायर पोजीशन तक, किसी हायर रैंक तक रेज कर देना,
या एक्सोल्ट का मतलब होता है टू प्रेज समवन। एक्सोल्ट के दोनों मीनिंग में यहाँ पर लिखवा देता हूँ, बहुत अच्छी वर्ब है, बार बार ये आ सकती है। एक्सोल्ट वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका मतलब हो गया टू रेज समवन। देखिए जब एलिवेट कर रहे थे आप किसी को, किसी पर्सन को या किसी थिंग को एलिवेट कर रहे थे तो आप उसकी फिजिकल लोकेशन को चेंज कर रहे थे। वो जो वर्ब है एलिवेट, वो एक फिजिकल सेंस में यूज होने वाली वर्ब है। ये जो एक्सोल्ट जो वर्ब है ये मेटाफोरिकल सेंस में, जब आप किसी को हायर पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी फिजिकल लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। पहले वो यहाँ था 5वें माले पर, आप उसको 10वें माले पर लेकर चढ़ा कर, नहीं, आप उसकी सोसाइटी में उसकी रैंक को, उसकी पोजीशन को रेज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है एक्सोल्ट। एक्सोल्ट का मतलब टू रेज समवन टू अ हायर पोजीशन। हायर, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में आप किसी की पोजीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं उसको, तो आप यहाँ पर एक्सोल्ट वर्ब यूज कर सकते हैं, टू रेस समवन टू ए हायर पोजीशन और हायर रैंक। एक दूसरा मीनिंग हो सकता है इसका, और वो है टू प्रेज समवन। दोनों ही मीनिंग में ये ट्रांजिटिव है, और पर्स इसका इस ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पर्सन ही होगा, थिंग को इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फिर एक वर्ड थी हमारी इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाइड जो वर्ब है, इंटेंसिफाइड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। वर्ब क्या रही होगी, इंटेंसिफाई, ये रही होगी वर्ब। इंटेंसिफाई बना होगा इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है वेरी सीरियस या वेरी एक्सट्रीम। तो इंटेंसिफाई का मतलब क्या हो गया, मेक समथिंग और समवन और सम सिचुएशन मोर एक्सट्रीम, मोर इंपॉर्टेंट, मोर सीरियस। किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस बना देना या बहुत ज़्यादा उसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना, क्या करना होता है, इंटेंसिफाई करना होता है। या खुद बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना या खुद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाना, इंटेंसिफाई करना होता है। ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। इसी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर लिखा है, लेकिन इंटेंसिफाइड यहाँ पर सही मीनिंग को कन्वे नहीं कर रही थी। रेयरफाइड, रेयरफीड कह लो, रेयरफाइड कह लो, प्रोनाउंसिएशन मुझे इसका पता नहीं है क्या होता है। रेयरफीड का मतलब होता है विद लिटिल ऑक्सीजन, द एयर इज विद लिटिल ऑक्सीजन एंड फ्रीजिंग। 112 का दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग में सही नहीं है। तो इस तरह से जो है आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। जो वर्ड्स आपके सामने आते हैं उन वर्ड्स के फंक्शन को जानने की कोशिश कीजिए, उनके मीनिंग को समझने के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, किस तरह की उनके साथ प्रीपोजिशन आती है, किस तरह की स्ट्रक्चर में वो लिखे जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, किस डोमेन में वो इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।